अगर नहीं कोई डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर उसमें जो भी डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट डे या क्लास के बाद देख लेते हैं, जो भी डाउट होगा। और क्या कहते हैं, इसमें जो पूरा क्या बोलते हैं चैप्टर है, अभी तो मैं एनसीईआरटी से आपको लाइन बाय लाइन करके करा दे रहा हूँ। बाद में फिर हम लोग इसका रिवीजन जो है पीपीटी से करवा देंगे, तो उससे थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है ना, तो उससे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें देखिए हम लोगों का अब जो पोर्शन बचा है सिर्फ वो बचा है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसमें फिजन और फ्यूजन का थोड़ा ज़्यादा रिलेशनशिप है उससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, ये जो ग्राफ था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, जो न्यूक्लियस को जो बाइंड करके रखता है वो एनर्जी का जो है ना, थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रहना चाहिए, तभी ये जो है फ्यूजन फ्यूजन आसानी से समझ में आता है। इसमें आप देखिए एक मतलब 70 से लेके 70 से सॉरी 70 बोल रहा 30 से पहले, ये 50 है मास नंबर, यानी कि 30 से पहले। ठीक है, और 170 के बाद ये सब देखिए आप कम होते हैं, कम 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 होते हैं इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। 30 से 30 मास नंबर से लेके 170 मास नंबर के बीच में जितने भी हमारे न्यूक्लियाई होते हैं उनका क्या होता है, मास नंबर ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है। और उन सबों में से सबसे ज्यादा जो है वो आयरन का होता है 56। ठीक है, 56 का जो है मास 56 मास नंबर यानी आयरन का जो है क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होता है, और वो 8.5 होता है, सॉरी 7.6 होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ गए। और बाकी उसके 7.6 नहीं है, वही 8.75 है, सॉरी। आयरन का कितना है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और 7.6 जो है, ठीक है, वो इन सब के लिए है, नीचे वाले उसके कम वाले, और इसके इसके पहले भी कम 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 होते हैं। देखिए किसी का बहुत कम है, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, लिथियम, नाइट्रोजन, इन सब का मतलब कम रहता है। तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दैट इज 8.75। और बाद बाकी का इधर जो है एवरेज वैल्यू ले लेते हैं 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जो यूरेनियम जिसका मास नंबर 238 होता है उसका 7.6 होता है। ठीक है, तो ये आपको एक एवरेज ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग जो है न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन को थोड़ा सा ध्यान में भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो वही बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है वो, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है हमारे सिलेबस में है नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जब ये जो फिजन या फ्यूजन होता है वहां पर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक जानते हैं, जैसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। आप लोग को इतना मालूम होगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो और वो होता कैसे है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पर कोल, पेट्रोलियम, इन सब का न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इन सब की भी जरूरत होती है। ठीक है, द एनर्जी इन्वॉल्व आर इन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जितने जो एनर्जी होता है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उनका रेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ गए। जो आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, जो जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज जो है
फॉसिल फ्यूल्स को जब हम लोग जलाते हैं तो उससे आपको एनर्जी जब मिलती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझ गए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कहा जाता है कि 1 केजी यूरेनियम को अगर हम लोग उसका फ्यूजन करेंगे, ठीक है, 1 केजी यूरेनियम का अगर फ्यूजन रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपको 10 की पावर 14 जूल एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम लोग 1 केजी कोल को बर्न करेंगे तो 10 की पावर 7 जूल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि नॉर्मल फॉसिल फ्यूल्स से जो आपका ये यूरेनियम है यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, न्यूक्लियर रिएक्शन जब करेंगे तो इसमें 10 की पावर 7 के ऑर्डर में जो है आपको, है ना, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? जैसे यूरेनियम को बर्न किए तो कितना आया, 10 की पावर 14। कोल को बर्न किए तो कितना आया, 10 की पावर 7 जूल। तो इससे जो है 10 की पावर 7 टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ठीक है, यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, आपको बस इतना बताया है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम लोग जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हम लोगों को मिलती है। 10 की पावर 7 मतलब आप समझिए कि 1 करोड़ के आसपास हो गया वो। ठीक है, तो 1 करोड़ ज्यादा गुना जो है, 1 केजी कोई भी सब्सटेंस को जलाएंगे तो 1 करोड़ ज्यादा टाइम्स जो है आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? हम्म? नो सर। नहीं है? ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, स्पेशली जो बायो के बच्चे हैं उन लोगों को मालूम होगा फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना या जुड़ना। व्हाट डू यू मीन बाय फिजन? फिजन टूटना। का मतलब क्या होता है? टूटना। जैसे बाइनरी फिजन इन अमीबा पढ़े हैं आप लोग, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। तो ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूटना शुरू होगा। ठीक है, एक बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा और बड़ा न्यूक्लियस टूट के जो है वो क्या करेगा, दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ गए ना? तो जैसे सपोज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक यूरेनियम 235 एक न्यूक्लियस लेते हैं। ठीक है, यूरेनियम जिसका मास नंबर 235 है। ठीक है, अब ये यूरेनियम का न्यूक्लियस, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन से, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से जब इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराएंगे तो अब देखिए इसका जो मास नंबर है वो कितना हो जाएगा यूरेनियम का, ये देखिए। अब जो है नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास नंबर कितना हो जाएगा बताइए? देखिए यहाँ पर मास नंबर कितना है, 235, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 236। 236। तो यूरेनियम अब 92 236 हो गया। अब ये यूरेनियम ब्रेक डाउन होता है लाइटर न्यूक्लियाई में, तो ये बन गया एक बेरियम और एक बन गया क्रिप्टन। ठीक है, तो बेरियम 56, क्रिप्टन 36, इन दोनों का एटॉमिक नंबर को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 92। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 92 आ गया, तो यानी कि कोई भी अब ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा जिसका कि मास नंबर कुछ हो। ठीक है, अब ये देखिए, सॉरी, एटॉमिक नंबर कुछ हो, तो न्यूट्रॉन बना है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 होता है। अब मास नंबर में देख लीजिए, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस दोनों को प्लस कीजिए तो 8 9 और 4 13। ठीक है, यानी इसको जब सम करेंगे तो 233 बन रहा है इन दोनों को सम करने से। ठीक है, तो अब देखिए और 3 चाहिए, है ना, मास नंबर। तो 3 न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी जब हम लोग यूरेनियम को का फ्यूजन करेंगे तो यहाँ से आपको 3 न्यूट्रॉन मिलता है। कितने न्यूट्रॉन मिलता है, 3 न्यूट्रॉन जो है मिलता है। ठीक है, अब ये, है ना, अब जो यहाँ पर इसी न्यूक्लियर रिएक्शन को और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा और भी ये टूटता है। यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन लेके, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लेके जब न्यूट्रॉन की इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराते हैं तो ये फिर, है ना, एस बी, क्या होता है ये एस बी, एंटीमनी, है ना, नायोबियम, और 4 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलता है। ठीक है,
ये सब रिएक्शन थोड़ा बहुत आपको याद रहता है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं याद रहता है तो कोशिश कीजिए याद रखने की, ठीक है। तो एंटीमनी, नायोबियम और 4 न्यूट्रॉन। उसी तरह से ये अदर तरीके से भी टूट सकता है, जेनॉन, स्ट्रॉन्शियम और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये तीनों ही रिएक्शन जो है यूरेनियम के ही हैं, और ये यूरेनियम 3 तरीके से टूटता है न्यूट्रॉन के इसके ऊपर बम्बार्डिंग होने से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया। तो फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो 2 लाइटर न्यूक्लियाई में टर्न होता है, ठीक है, टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और कुछ न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज करता है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 रिएक्शन थे, टोटल जो है 9 न्यूट्रॉन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर 3 4 7 और 2 9। तो ये और भी रिएक्शंस करके ये देखा गया कि एवरेजली जो है 2.5 न्यूट्रॉन पर न्यूक्लियर रिएक्टर आपको मिलता है, पर न्यूक्लियर रिएक्शन मिलता है, ठीक है। ये तो 3 है, बाकी और भी न्यूक्लियर रिएक्शंस करके देखा गया यूरेनियम का। तो उसमें ये देखा गया कि हर एक रिएक्शन में लगभग 2.5 न्यूट्रॉन जो है ना, वो रिलीज होता है, ठीक है। किसका माइक ऑन है यार? माइक ऑफ करो ना गरिमा, तान्या, आप लोग किधर से साउंड आ रहा है? ठीक है। सो दिस इज 2.5 न्यूट्रॉन, ठीक है। ठीक है। सो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, वो दैट प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दे एमिट बीटा पार्टिकल्स इन द सक्सेशन टू अचीव स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जो आपके जो मिले हैं, है ना, प्रोडक्ट्स जो मिले जैसे बेरियम, क्रिप्टन, है ना, एंटीमनी, नायोबियम, जो जितने भी हमारे बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिले हैं, ये मोस्टली जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? बीटा डीके करेंगे, बीटा डीके, ठीक है। आप हम लोग के सिलेबस में था नहीं। तो जितने भी 83 एटॉमिक नंबर के बाद यानी बिस्मथ के बाद जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली जो है रेडियो एक्टिव होते हैं। तो वो अपने न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा डिकेज करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या है, ये इनका एटॉमिक नंबर कम है, लेकिन फिर भी ये रेडियो एक्टिव सैंपल से टूट के बना है, तो अभी इसके अंदर में इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या करते हैं, बीटा डीके का फॉर्मेशन करते हैं, बीटा डीके करते हैं, ताकि इसमें जो है क्या बोलते हैं, बीटा डीके हो सके और वो स्टेबल हो सके, ठीक है। सो अब इसमें जो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो रिएक्शंस हुआ, इन रिएक्शंस में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग सोचते हैं, अंदाजा लगाते हैं, एक कैलकुलेशन लगभग लगभग करते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं सपोज कि यूरेनियम का जो है 238 होता है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 240 मास नंबर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना मास लें? 240। हम ये मान लेते हैं सपोज ये यूरेनियम जो है वो 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है, 120 और 120 मास नंबर, ठीक है। जबकि अभी देखिए आप अलग अलग टूटा है ना, 144 है और 89 है, ठीक है। तो हम लोग एवरेज मान के चलते हैं कि 2 मास नंबर में टूट गया, ठीक है। और अभी हम आपको दिखाए थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ। उस ग्राफ में आपको मैंने ये बताया था कि जो आयरन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था वो सबसे ज्यादा था 8.75, ठीक है। तो हम लोग ये है कि जो, और जो उसके बाद होता था, जो बाद में लास्ट में जो होते थे, उन सबका जो है यूरेनियम का हमने बताया था आपको 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है। एक न्यूक्लियन अगर इसका टूटता है, यूरेनियम का एक न्यूक्लियन टूटता है, तो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और ये जो 120 वाला है, तो ये लगभग आप देखिए आयरन का 56 था, तो उसके आसपास में 8.75 था।
तो 120 वाले की लगभग हम क्या मान लेते हैं, सपोज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। कितना, 8.5 इन दोनों की। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें जो है 8.5 है और यहाँ पर कितना है 7.6। तो एक न्यूक्लियाई जो है टूट रहा है, तो उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए ये था इनिशियली, अब जो टूटा उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो एक न्यूक्लियन टूटने में कितना एनर्जी ज्यादा मिला, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं समझे बात कि नहीं, समझ आया या नहीं आया? कितनी बाइंडिंग एनर्जी गेन हुई इसकी, कितनी गेन हुई, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है? अरे बोलो, नहीं है सर। कुछ बोल ही नहीं रहे, नहीं आया नो समझ सर। में? तो फिर बोलो ना, तुम लोग चुप रहो तो मैं पूछूंगा तब बोलोगे क्या? ये क्या तरीका है? वंस मोर आई एम रिपीटिंग, देखिए जब ये है आपका पेरेंट न्यूक्लियाई 240, 240 जो है लास्ट में था बाइंडिंग एनर्जी, और उसका आपने देखा था यूरेनियम का कितना था बाइंडिंग एनर्जी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी याद है ना, कल वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे, जितनी एनर्जी से न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर इसमें 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन का इतना है। तो न्यूक्लियन कितने हैं यूरेनियम में, 238 है, यानी 240 मान लेते हैं। तो इतनी उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, किसकी, यूरेनियम की। शुरुआत में इतनी एनर्जी थी। जब वो टूटा दो पार्ट्स में, तो हमने क्या किया, मान लेते हैं एवरेजली कि जो है वो 120 का दो पार्ट टूटा, जबकि टूटता है कुछ अलग, है ना, इस तरह से 140, 95, 133, 99 ऐसे करके, तो हम लोग एवरेज मान लेते हैं 120। तो ये 120 वाला जो है, यहाँ पर जो मास नंबर था, आपको ग्राफ में अभी बताया था कि 120 वाले का जो है बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि आयरन का सबसे ज्यादा था 8.75, तो इसका हमने मान लिया लगभग 8.5 मान लिया, ठीक है। अब 8.5 माना एक का, ठीक है। तो एक एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी 8.5, और यहाँ पर था कितना, 7.6। जब ये टूटा तो इसको गेन कितना हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, 0.9। 8.5 में से 7.6 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आया, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी भी समझ आया या नहीं आया, ये बताइए। अभी भी नहीं आ रहा है? आ गया। आ गया, ठीक है। यस। तो एक न्यूक्लियन में जो है हमारा बाइंडिंग एनर्जी का इंक्रीज हुआ 0.9। टोटल कितना न्यूक्लियन था, 240, इधर भी 240 है, तो 240 इंटू 0.9 करेंगे तो लगभग आपको 216 आता है, आप करके देख लीजिएगा। 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज होता है अगर आप एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, तो 216 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा एनर्जी होता है ये, ठीक है। इतनी एनर्जी जो है रिलीज होती है ठीक है, ड्यूरिंग आफ्टर दी क्या बोलते हैं इसको, फिजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई। ठीक, समझ आया कि नहीं आया इतना? अभी भी कोई दिक्कत है? और दिस disintegration energy is fission first appears as the kinetic energy of the fragments। शुरुआत में इतनी एनर्जी जो है वो, ये जो फ्रेगमेंट्स है, इतनी एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी से ये फ्रेगमेंट्स भाग रहे होंगे, ठीक है। और फिर बाद में उसको क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी फिर फाइनली किस में ट्रांसफर हो जाती है, हीट एनर्जी में। और इसी हीट एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उसी हीट एनर्जी को फिर स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम से फिर क्या बोलते हैं, मतलब वही टरबाइन रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है, समझ गए। और इसका जो न्यूक्लियर फिजन है उसके ऊपर बेस्ड है आपका एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब इसी से बनाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब।
तो न्यूक्लियर फ्यूजन, समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है the fact of the great importance in the fusion reaction is equation is the release of extra neutron in the fusion process. ठीक है, 2.5 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज पर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। ठीक है, ये अभी आपको मैंने बता ही दिया था। तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो मिलता है ये फिर से क्या करता है, वापस से जो है ये फ्यूजन करना शुरू कर देता है। क्योंकि देखिए यूरेनियम को तोड़े, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन आपको मिलता है। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन मिला। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से फर्दर जो है क्या करता है, फर्दर यूरेनियम के ऊपर ब्रेक डाउन करता है। फिर ये 3 न्यूट्रॉन में से जो 1 2 3 है, ये न्यूट्रॉन फिर से 3 न्यूट्रॉन लाएगा, ये भी फिर से 3 लाएगा, ये फिर से 3 लाएगा। तो ये प्रोसेस काफी तेजी से बढ़ता चला जाता है ना। फिर ये 3 से 9 हुआ, 9 से 27 हो जाएगा, 27 से फिर 81 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस काफी है ना अनकंट्रोल्ड हो जाता है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत ही एक्सप्लोजिव टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यही होता है कि इफ द चेन रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड इट लीड्स टू एक्सप्लोजिव एनर्जी आउटपुट इन न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह अगर बनाना है तो इसी तरह से बनाते हैं। ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है उसको जो है ब्रेक करके छोड़ दिया और फिर उसको कंट्रोल नहीं किया। तो अगर कंट्रोल कर लिया तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, अगर कंट्रोल नहीं किया तो पूरी धरती का इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर पटक दिया तो, समझ गए? तो इसको जो है इसी को सस्टेन करना है। ठीक है, तो है अब इसमें ये बात आती है, ये भी ध्यान रखना है कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है जिसको हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ये जो है मच मोर लाइकली टू कॉज फ्यूजन, ठीक है, देन फास्ट न्यूट्रॉन्स। ये ध्यान में रखना। एक बात होती है कि स्लो न्यूट्रॉन है और एक होता है फास्ट। तो दोनों में से कौन जो है अच्छा आपको, स्लो और फास्ट में कौन बढ़िया आपको न्यूक्लियर फ्यूजन देगा? ठीक है, तो मच मोर लाइकली टू कॉज फ्यूजन, जिसमें फ्यूजन ज्यादा होगा वो कौन है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ये ध्यान में रखना है। फास्ट वाला जो है आपको फ्यूजन नहीं देता है अच्छे से। ठीक है, और फिर जो फास्ट वाला न्यूट्रॉन है वो स्केप हो जाता है। ठीक है, अनदर फ्यूजन रिएक्शन नहीं करेगा, वो क्या करेगा? स्केप कर जाएगा। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट रिएक्शन। तो और ये भी ध्यान में रखना है कि एवरेज एनर्जी एक न्यूट्रॉन जो है, ये भी, ये सब छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन है। एक न्यूट्रॉन जो है वो लगभग आपको 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हुआ तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में एनर्जी मिली। और ये भी याद रखना, एक न्यूट्रॉन जो है वो लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी होता है उसके पास में। ठीक है, तो अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन को अगर स्लो डाउन नहीं करेंगे ये न्यूक्लियर रिएक्टर से स्केप हो जाएगा। ठीक है, और फिर फर्दर जो है रिएक्शन नहीं हो पाएगा। और यही सब बातें इसमें जो है लिखी हुई है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए है ना 2-3 तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं? वहां पर क्या किया जाता है, एक है ना जो इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे आपने एक कोलिजन पढ़ा होगा 11th क्लास में। कोलिजन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 11th में कोलिजन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़े हैं सर। पढ़े हैं। उसमें कोलिजन में क्या, उसमें एक करेक्टरिस्टिक था कि जब हेड ऑन कोलिजन होता था तो उसमें जो है एक हैवी पार्टिकल अगर, मतलब वो सॉरी, वो वेलोसिटी एक्सचेंज वाली बात सुनी थी? 2 इक्वल मास का अगर कोई भी टकराता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेता है। इस तरह से कोलिजन में, आफ्टर कोलिजन, जैसे मैंने बोला था कि एक बड़ा सा एक ट्रक है रेस्ट में है और एक ट्रक जो है वो मूव कर रहा है। तो जो मूविंग ट्रक है वो जो है रेस्ट वाले ट्रक को जब आके धक्का मारेगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। जो रुका हुआ है वो चलने लग जाएगा और जो चल रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगा के, है ना, कि
एक जेम्स चैडविक जो था उसने दिमाग लगाया कि इसको अगर है ना न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड को स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलास्टिक कोलिजन विद हाइड्रोजन, है ना, एंड द न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट कम्स टू रेस्ट एंड प्रोटॉन कैरीज अवे द एनर्जी। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, कोलिजन करा देंगे, ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन का कोलिजन करा देंगे किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है क्या करेगा आपस में, है ना, कंबाइन हो जाएगा, मीन्स एक दूसरे के साथ इसका, क्योंकि दोनों का मास क्या है ना, हम लोगों ने कल वाली क्लास में देखा था कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो सेम मास है। तो न्यूट्रॉन जितनी तेजी से आ रहा था वो प्रोटॉन के स्पीड से, प्रोटॉन को अपनी स्पीड दे देगा और न्यूट्रॉन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, यानी जितनी स्पीड इस हाइड्रोजन एटम की थी या प्रोटॉन की थी उतनी एनर्जी ले लेगा और ये अपनी जो एनर्जी है वो प्रोटॉन को दे देगा, प्रोटॉन भाग जाएगा एनर्जी लेके। तो अब न्यूट्रॉन हम लोगों को कंट्रोल्ड वे में मिल जाएगा ताकि और फर्दर रिएक्शन हो सके। ठीक है, समझ रहे हो ना, हमारा क्या मकसद है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है ये मतलब एनर्जी रिलीज कराना, एनर्जी रिलीज कराने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए। तो हम जानते हैं एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बना, अगर इन तीनों न्यूट्रॉन को, देखिए दो बातें हैं यहाँ पर, अगर तीनों न्यूट्रॉन को अगर हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, स्लो डाउन नहीं करेंगे, तो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन और ज्यादा फर्दर नहीं हो पाएगा, बार बार न्यूट्रॉन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं। दूसरी एक और बात ये होती है कि अगर हम इस न्यूट्रॉन को, है ना, इसी तरह से और ज्यादा कंट्रोल करते रह जाएंगे तो बहुत तेज, क्योंकि 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रॉन जो है आपको मिलता चला जाएगा। तो दोनों चीज को ध्यान में रखना है कि हमको सफिशियंट अमाउंट में न्यूट्रॉन भी मिले, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना रहे। बात नहीं समझ में आई? हाँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा ये बात? सर ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि हम लोग वहां पर, है ना, मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडरेटर होता है आपको H2O वाटर, D2O हैवी वाटर, है ना, ड्यूटेरियम का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करके बनता है इसको हम लोग बोलते हैं हैवी वाटर। ठीक है, और एक और होता है ग्रेफाइट। ये तीन जो होते हैं ये आपके मॉडरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं अलग अलग, जैसे कि आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो BARC, ठीक है, वहां पर वहां पर H2O यूज किया जाता है। BARC में जो है मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है कौन, H2O। ठीक है, और जो हमारा, है ना, जितने भी इंडिया में अदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें जो है हैवी वाटर यूज किया जाता है, D2O यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के मूव रेट को मतलब कि स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है, ग्रेफाइट, D2O और H2O, ये तीनों जो है ये कहलाते हैं क्या, मॉडरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग न्यूट्रॉन्स को की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये सब हम लोग यूज करते हैं। ये सब लिखा हुआ है, D2O, H2O एंड ग्रेफाइट। ठीक है, समझ गए? तो ये है। अब उसमें बात ये आती है कि होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो K की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, के जो होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, ऊपर में होता है आपको, न्यूमरेटर में होता है नंबर ऑफ फिजन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, मतलब कितने फिजन हुए, नंबर ऑफ फिजन प्रोड्यूस्ड, और डिवाइडेड बाई होता है आपको नंबर ऑफ फिजन, है ना, ऑफ द नंबर ऑफ फिजन ऑफ प्रीसीडिंग जनरेटेड, मतलब इससे पहले वाले में कितना जो है फिजन हुआ था। ठीक है, समझ गए? तो यही चीज जो है, इसकी वैल्यू जो है, मतलब पहले कितना हुआ था और अभी जो कितना हो रहा है, इनका जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं के, और यही है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये है ना, इसको हम लोगों को, इस फैक्टर को लगभग लगभग 1 के आसपास रखना चाहिए, ताकि मतलब
पहले जितना फ्यूजन हुआ था अभी भी उतना ही फ्यूजन अगर हो रहा है तो हम लोग कंट्रोल्ड रेट से फ्यूजन करवा पा रहे हैं। और क्या होता है कि ठीक है, अगर ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो गई है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसको इट विल बिकम सुपर सुपर क्रिटिकल एंड कैन इवन एक्सप्लोड। ठीक है, यानी कि इस के की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा कंडीशन और फिर एक्सप्लोड हो जाएगा। और ये यूक्रेन में 1986 में ऐसा हो भी चुका है। ठीक है, समझ गए, न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, इसी पर्पस की वजह से, मतलब आप समझ सकते हैं इसमें बेसिकली वही है कि न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है, नंबर ऑफ फ्यूजन जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा और फिर एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं इसमें, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, so it is said to be critical, k equals to 1 is said to be critical। ठीक है, which is what we wish it for steady power generation या फिर steady power operation। ठीक है, तो इन सब के बाद एक और चीज आता है, दो चीज तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, पहले मॉडरेटर से हम लोग उसको स्लो डाउन करते हैं, फिर अल्फा पार्टिकल, सॉरी, हाँ, इसमें अल्फा पार्टिकल भी से स्कैटरिंग कराते हैं इलास्टिक उसको, सॉरी अल्फा पार्टिकल क्यों बोल रहा हूँ मैं, किससे, बेरिलियम के न्यूक्लियाई को था ना। ठीक है, नहीं, इस वही हाइड्रोजन, जो भी न्यूट्रॉन्स आया उसके ऊपर में उन न्यूट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ हम क्या करेंगे, कंबाइन करा देंगे, हाइड्रोजन उसके सामने में रख देंगे, मीन्स उसके रास्ते में रख देंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपस में एक दूसरे की वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा और प्रोटॉन उसकी एनर्जी ले लेगा। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा अभी आपको मैंने बताया कि उसको स्लो डाउन करने के लिए वही मॉडरेटर यूज करते हैं। मॉडरेटर हमारा 3 तरह का होता है, H2O, B2O और ग्रेफाइट। ठीक है, तीसरा है कि हम लोग इसके लिए वहां पर जो कंट्रोल, जो मतलब न्यूट्रॉन्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स। ये जो है बना हुआ होता है कैडमियम का। कैडमियम के अंदर में कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो कैडमियम क्या है, एक न्यूट्रॉन अब्जॉर्बिंग मटेरियल है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं वहां पर। लोगों ने सोचा कि चलो एक ऐसा कुछ भी वहां पर लगा दिया जाए जिससे कि जो न्यूट्रॉन ज्यादा फालतू बनते जा रहे हैं उसको अब्जॉर्ब करते चले, और हम लोग जो है इक्वल अमाउंट में, है ना, मतलब एक फिक्स रेट में न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोसीड करते चले जाए। सो इन एडिशन टू कंट्रोल रॉड्स, रिएक्टर्स विद प्रोवाइडेड विद सेफ्टी रॉड्स, सेफ्टी रॉड भी होता है इसमें। ठीक है, जो रिएक्टर में इंसर्ट किया जाता है, अभी हम लोग उसका पिक्चर देखेंगे आगे। ठीक है, इसकी वजह से के यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू को रिड्यूस किया जा सकता है, 1 से कम लाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। ओके, तो अब ये रेडियो एक्टिव यूरेनियम, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये एनपी, यहाँ से ये सब रिएक्शन जो है और भी इसी टाइप के हैं। दिस इज द मोर अबंडेंट आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 92-238। ठीक है, इज नेचुरली अकरिंग यूरेनियम इज नॉन फिजिबल। ठीक है, ये जो है फिजिबल नहीं होता है यूरेनियम 92-238, ये नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, बट व्हेन इट कैप्चर्स अ न्यूट्रॉन इट प्रोड्यूसेस दी हाईली रेडियोएक्टिव प्लूटोनियम थ्रू दीज रिएक्शन। ये नॉर्मली जो है रेडियो एक्टिव, है ना, नहीं है, मतलब वो फिजिनेबल नहीं है, लेकिन जैसे इसको न्यूट्रॉन मिलता है तो न्यूट्रॉन के बाद ये जो है अपना रिएक्शन करके, ठीक है, आपको क्या करता है, एक प्लूटोनियम दे देता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है ये। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये जो है आपको प्लूटोनियम, ठीक है, ये सॉरी, ये प्लूटोनियम तो फाइनली बनता है। ये क्या है, आपको एंटी, इसका मेरे को नाम नहीं मालूम है, नेपच्यूनियम या ऐसे कुछ करके होगा, नेपच्यूनियम या जो भी है। ठीक है, वो फर्दर आपको फाइनल प्रोडक्ट प्लूटोनियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन दे देता है। ठीक है,
सो प्लूटोनियम अंडरगोज फ्यूजन विथ स्लो न्यूट्रॉन्स। अब इस प्लूटोनियम का जो है फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक है। तो यूरेनियम इस तरह से जो है फाइनल आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है, फिर उसके बाद उसका फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब फिर ये देखिए, ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। इसमें आप लोग देखते चलिए एक बगल से इसके जितने भी पार्ट्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये किस किस तरह से जो है ये काम करते हैं। ये देखिए आपका, ये है कंट्रोल रॉड, ठीक। अभी आपने देखा था कंट्रोल रॉड किस चीज का बना हुआ होता है, ठीक है, कैडमियम का, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दिस इज द कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। कोर एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इट इज अ साइट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। कोर इज द साइट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और इसी कोर के पास है ना मॉडरेटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब इसी में मॉडरेटर होंगे, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर हो रहा है, ठीक। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को, ठीक है, क्या करेगा, कोर जो है मीन्स उसमें न्यूक्लियर मॉडरेटर जो है उसको मतलब वही बता था ना अभी, तीन चीज H2O, D2O और ग्रेफाइट, ये इसको कंट्रोल करेगा, इसके रेट को, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको होता है रिफ्लेक्टर एक, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टर। इसका ये जो कोर के चारों तरफ होता है, रिफ्लेक्टर जो है वो कोर के चारों तरफ होता है, और इसका काम क्या है, कोई भी तरह का अगर लीकेज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक, उस लीकेज को ये रिड्यूस करता है, मतलब प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर को रिफ्लेक्टर क्या है, लीकेज को रिड्यूस करने के लिए होता है। अब ये देखिए, ये है आपका कूलेंट। ये जो है सबसे खतरनाक चीज है। कूलेंट क्या करता है, जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा कूलेंट के अंदर में, जो भी फ्लूइड होगा, ठीक है, यहाँ से जो आपको जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, जो हीट जनरेट हुआ, ये कूलेंट क्या करता है, वो कूलेंट के अंदर का जो फ्लूइड मटेरियल है वो इस हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर ये क्या होगा, यानी कि हीटेड हो गया। अब ये हीट जो है वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये इस हीट को यूज कर लेंगे किसके लिए, स्टीम के लिए, ठीक है। स्टीम का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी स्टीम से जो है वो टरबाइन रोटेट होगा, और टरबाइन रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, समझ में आ गया। तो ये कूलेंट ही वो चीज है जहां से, जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। तो कूलेंट जो है मेन रोल प्ले कर रहा है आपको, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो है स्टीम टू टरबाइन, ठीक है, हीट एक्सचेंजर, वाटर फ्रॉम कंडेंसर, ये गया। फिर हीट वीट लेके फिर ये जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो आई थिंक, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर में जो है ये रखा हुआ, होल असेंबली इज शील्डेड टू, है ना, स्टॉप एमिशन ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है। इसमें जितने भी तरह के हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, ठीक है, उसको ये स्टॉप करने का काम करता है, समझ गए। तो इस तरह से जो है ये आपका पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन थर्मल न्यूक्लियर न्यूट्रॉन फिजन, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये पूरा जो है पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। So next is your nuclear fusion energy generation in stars. Nuclear fusion, fusion क्या होता है आपको कि, है ना, जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़े न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, न्यूक्लियर फ्यूजन जस्ट उसका फ्यूजन का अपोजिट। आ रहा है इतना समझ में सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में आप इसका एग्जांपल देखिए। क्या हुआ, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? नहीं है ना? चलिए ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे छोटे छोटे न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1H1 1H1, ये दो न्यूक्लियाई मिलके क्या बन गए, 1H2 बन गए, ठीक है। ये क्या बना, 1H2 क्या है मालूम है आपको, ड्यूटेरियम, ठीक है। प्लस में क्या बनता है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो।
ठीक है, ऐसा वाला अगर कहीं दिखता है न्यूट्रिनो और ऐसा दिखता है तो एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो एक बीटा प्लस डीके में ये फॉर्मेशन होता है और ये बीटा माइनस डीके में फॉर्मेशन होता है। ये सब हम लोग को उतना जान इस बार नहीं है सिलेबस में, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। फिर उसी तरह से ये जो 1s2 था, वे 1s2 फिर दूसरे 1s2 के साथ कंबाइन होकर ये 2he3 हीलियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिलकर क्या बन गया, हीलियम, और प्लस न्यूट्रॉन बना और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज किया, ठीक है। फिर ये जो 1s2 है, ये बन गया ट्राइटियम, ये दोनों मिलके ड्यूटोरियम और ड्यूटोरियम दोनों मिलके क्या बन गया, ट्राइटियम। और यहाँ से एक प्रोटॉन जो है रिलीज हुआ और यहाँ से 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियाई का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसका मैं आज जो है बस इसका प्रोसेस बता दे रहा हूँ, और फिर ये सन के अंदर में जो स्टार में सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसको हम लोग अगली क्लास में रिवीजन के साथ फिनिश कर लेंगे। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट जो है आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। न्यूक्लियर, एक काम करते हैं, इसको फिर हम दूसरे ही क्लास में समझा देते हैं पूरा, ठीक है। ये वाला न्यूक्लियर फ्यूजन का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, आज आपकी दूसरी क्लास भी होगी। तो कल हम लोग इसको जो है फिनिश कर लेंगे और पूरा चैप्टर रिवाइज भी करा देंगे, ठीक है, पीपीटी के हेल्प से। और फिर उसके बाद आप लोग को ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, मतलब फिनिश ही हो गया, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है।